Hello aspirants, welcome to our channel. So we have started our series for MPPSC मेंस एग्जामिनेशन और इस सीरीज में हम MPPSC मेंस के हर पेपर, हर एक पार्ट और हर यूनिट को डिटेल से कवर करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे MPPSC मेंस पेपर 2 पार्ट ए यूनिट 3 के एक सब टॉपिक दैट इज भीमराव अंबेडकर जी। ना ये हमारा पार्ट 2 है। इसके प्रीवियस पार्ट में ऑलरेडी हमने अंबेडकर जी की बेसिक अर्ली लाइफ, उनकी एजुकेशन, उनके पॉलिटिकल व्यूज, उनके सोशल व्यूज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करने वाले हैं अंबेडकर्स व्यूज ऑन कास्ट। कास्ट को लेकर उनके क्या व्यूज थे। और कास्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि जो अंबेडकर जी थे वो खुद मेहर कास्ट से बिलोंग करते थे, जिसको अनटचेबल माना जाता था। तो इनको कास्ट को लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और रिवॉल्यूशनरी व्यूज थे। तो स्टार्ट करते हैं। अंबेडकर जी के अकॉर्डिंग जो कास्ट सिस्टम है वो इंडियन सोसाइटी का एक स्टिग्मा है। स्टिग्मा का मतलब क्या होता है कि एक धब्बा है, एक शर्मनाक बात है कि इंडियन सोसाइटी में कास्ट को फॉलो किया जा रहा है। ये जो कास्ट है वो सिर्फ हमारे बीच में डिस्क्रिमिनेशन और कॉन्फ्लिक्ट ही करवा सकती है। तो ये सिर्फ भेदभाव का कारण बनती है और दो क्लासेस को लड़वाने का, कॉन्फ्लिक्ट करवाने का काम करती है। जब भी कोई सोसाइटी कास्ट को फॉलो करती है, कास्ट सिस्टम को फॉलो करती है, तो उस सोसाइटी का एक सेक्शन हमेशा ही डिप्राइव रह जाता है। उसे कुछ चीज़ें मिल नहीं पाती है। कुछ चीज़ें मतलब उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पाएगी। रिलीजन मतलब टेम्पल्स में जाने का अधिकार उससे छीन लिया जाएगा। पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट, कोई मेंबर बनने का अधिकार उन्हें नहीं दिया जाएगा। तो जब भी आप कास्ट को फॉलो करोगे, कोई ना कोई एक सेक्शन हमेशा इन चीज़ों से वंचित, डिप्राइव रह जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि अगर ये सारी डिस्क्रिमिनेशन को ही लगातार बनाए रखने के लिए कास्ट सिस्टम का बर्थ हुआ है, तो एक सेक्शन को कुछ ना मिले और एक सेक्शन को सब कुछ मिल जाए, तो इसको ये भेदभाव करने के लिए, डिवाइड करने के लिए ही कास्ट सिस्टम को लाया गया है। ना अंबेडकर जी का ये मानना था कि जो कास्ट सिस्टम है वो चाहे किसी भी फॉर्म में ओरिजिनेट हुई हो, लेकिन प्रैक्टिकली वो सिर्फ इनजस्टिस को प्रमोट करती है, अन्याय ही प्रमोट करती है। तो भले ये मानना चाहता हो कि हिंदुइज्म में वर्ण सिस्टम था, तो वो वर्ण सिस्टम बहुत अच्छा था, आइडियल सिस्टम था। चाहे वो कैसे ही भी कास्ट का कहीं से भी ओरिजिनेट हुआ हो, कभी भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। ये सिर्फ इंडियन सोसाइटी में अन्याय को ही बढ़ाती है। उनका ये मानना था कि समाज में जो भी इनजस्टिस, अन्याय हो रहा है और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसे अगर आपको रोकना है तो वो एक ही तरीके से पॉसिबल है कि अगर आप कास्ट सिस्टम को एबॉलिश, खत्म कर दो। इसके बाद उन्होंने जो हमारे आइडियल वर्ण सिस्टम है कि हिंदुइज्म का जो बिल्कुल बेस था कि वर्ण सिस्टम होना ही चाहिए, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बने या क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही बने, वो इसलिए क्योंकि गांधी जी ने भी प्रमोट किया था कि होता क्या है कि जो आपके एंसेस्टर्स होते हैं, उनके जो फिजिकल फीचर के साथ साथ उनकी स्किल्स भी आपके अंदर इनहेरिट हो जाती है। तो अगर आपके पिताजी बहुत अच्छे ब्राह्मण थे, उनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी, तो आपके अंदर भी वो स्किल्स होंगी। या आपके अगर पिताजी या दादाजी वैश्य थे, शूद्र थे, क्षत्रिय थे, तो उनकी स्किल्स आपके अंदर आई होगी। तो इसलिए वो कहते थे कि सेम वर्ण को आपको फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप ब्राह्मण हो तो आपको टीचिंग ही करनी चाहिए, अगर आप शूद्र हो तो आपको सर्विसेज ही देनी चाहिए। तो वो ऐसा मानते थे। पर अम्बेडकर जी ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं जो हमारा वर्ण सिस्टम है वो भी बिल्कुल गलत ही था। उनके अकॉर्डिंग जो वर्ण है वो भी अलग अलग तरह की डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव को प्रमोट करता है। ना वो डिस्क्रिमिनेशन बर्थ के रिगार्डिंग हो या फिर किसी भी रिगार्डिंग हो, पर वो आपके डिस्क्रिमिनेशन को फेवर करता है। ना वो कहते हैं कि जो सारी वर्ण सिस्टम है, जिसने भी ये स्ट्रेटिफिकेशन किया हुआ है, लोअर क्लास, अपर क्लास, ये सारे डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए वर्ण और कास्ट सिस्टम का खत्म होना जरूरी है। देन हम बात करें उनके रिलीजियस थॉट्स को लेकर, तो अंबेडकर जी कहते हैं कि हिंदुइज्म को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो हिंदुइज्म को टाइम टू टाइम मॉडिफाई करना चाहिए ताकि उसमें क्या हो जाए, ताकि उसमें लिबर्टी, आज़ादी आ सके, उसमें इक्वालिटी को प्रमोट करें और फ्रेटर्निटी हो सके, अखंडता हो सके वहाँ पे। तो अगर आपको एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी बनानी है तो वहाँ पे आपको सोसाइटी में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने पड़ेंगे। दैट मीन्स हिंदुइज्म में कुछ कुछ बेसिक चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। नाउ वो एक ऐसी मोरालिटी और रिलीजियस सोसाइटी के फेवर में थे जहाँ पे सारे पीपल हाई मोरल या फिर जो मॉरल्स वाली लाइफ होती है उसे जीते हैं। एथिकल सोसाइटी के फेवर में थे वो। उनका ये मानना था कि रिलीजन वही प्रमोट होना चाहिए जो कि दो लोगों के बीच में रिस्पेक्ट और रिलेशनशिप को बेटर बनाए। तो अगर वो रिलीजन जो है वो दो लोगों के बीच में अगर रिस्पेक्ट बढ़ा रहा है,
अगर उनको रिस्पेक्ट करना सिखा रहा है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट कैसे करनी है, साथ मिलकर कैसे रहना है, उनका रिलेशनशिप अगर स्ट्रांग कर रहा है, तब तक ही रिलीजन प्रमोट किया जाना चाहिए। और जैसे ही वो दोनों को लड़वाने का काम करने लगे कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम शूद्र हो, तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो, जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट आ जाए उसे खत्म करना चाहिए। तो रिलीजन कैसा होना चाहिए? मोरालिटी के साथ होना चाहिए। तो जब तक वो रिलीजन आपके बीच में रिलेशनशिप को अच्छा कर रहा है, रिस्पेक्ट प्रमोट कर रहा है, तब तक ही उसे प्रमोट किया जाना चाहिए। दैट मीन्स जो रिलीजन है वो प्रिंसिपल पे बेस्ड होना चाहिए, रूल्स पे नहीं। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, कुछ मॉरल वैल्यूज पर बेस्ड होना चाहिए, आपके रूल्स पर नहीं होना चाहिए। ओके, तो अगर ऐसा नहीं होता है, अगर रूल्स बना देते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से जो आपके ट्रेडिशंस हैं और जो सुपरस्टिशंस हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। तो रिलीजन के नाम पर अंधविश्वास और वही पुराने ट्रेडिशंस वगैरह को फॉलो करने लगते हैं ब्लाइंडली, बिना ये जाने कि उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो उनका ये मानना था कि कोई भी रिलीजन को जब आप फॉलो करो तो पहले उसके लॉजिक को समझ लो, देखो कि इससे क्या फायदा है, क्या उससे लोगों का रिश्ता इंप्रूव हो रहा है, क्या रिस्पेक्ट बढ़ रही है, तो उसे लागू करो, अदरवाइज उसे छोड़ दो। फिर उनका ये मानना था कि स्पिरिचुअल बनते बनते हम क्या कर रहे हैं, कुछ मतलब स्पिरिचुअलिटी के नाम पर हम कुछ लोगों को निग्लेक्ट करते जा रहे हैं, डिप्राइव करते जा रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि हम रिलीजियस हैं, हम रिलीजन को मानते हैं, हम हिंदुइज्म को मानते हैं, और इन सारे हिंदुइज्म के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, कुछ कास्ट को हम अनटचेबल बोलकर उन्हें स्लेव बना रहे हैं, उन्हें डिप्राइव कर रहे हैं ऑफ देयर राइट्स, कि आपको ये राइट नहीं मिलेगा, आपको पब्लिक वाटर यूज करने का राइट नहीं है, टेम्पल में घुसने का राइट नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करने का राइट नहीं है। तो हम सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के नाम पर उनके साथ गलत करते जा रहे हैं, उन्हें हम डिप्राइव कर रहे हैं ऑफ देयर बेसिक नीड्स। और ऑन द अदर हैंड कुछ लोगों को तो हम बहुत नीचे गिरा रहे हैं, और ब्राह्मण्स को हम सोवरेन बनाते जा रहे हैं, उन्हें हम अननेसेसरी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस देते जा रहे हैं, बिल्कुल भगवान जैसी। तो ये वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो जो हिंदू रिलीजन है वो सिर्फ सेपरेशन प्रमोट कर रहा है इंस्टेड ऑफ यूनिटी। तो वो साथ लोगों को साथ लेकर नहीं आ रहा, उल्टा वो लोगों को तोड़ रहा है, उन्हें अलग अलग कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये जो रिलीजन है, अगर उसमें सेपरेशन आ रहा है तो वो हमेशा एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग करेगा, जो कि ह्यूमैनिटी के लिए एक इंसल्ट है या ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। तो रिलीजन वही हो जो ह्यूमैनिटी को प्रमोट करे। देन उन्होंने कुछ सजेशंस दिए हैं ताकि वो इगैलिटेरियन रिलीजन बना सके। अगेन इगैलिटेरियन का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी वाला रिलीजन बनाने के लिए उनके कुछ सजेशंस हैं। पहले क्या है कि आपको अपने ट्रेडिशन या रिलीजन के सिर्फ यूजफुल एलिमेंट्स ही लेने चाहिए। तो हर रिलीजन में क्या होती है, कुछ अच्छी बातें होती हैं और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ट्रेडिशन होती हैं, जो पुराने टाइम पे फिर भी थोड़ी बहुत सही मानी जा सकती थी, पर अभी के टाइम पे वो बिल्कुल सही नहीं है, तो उसे छोड़ देना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि रिलीजन के कुछ यूजफुल एलिमेंट्स को ही अडॉप्ट करना है और बाकी एलिमेंट्स को आपको छोड़ देना है, एलिमिनेट कर देना है। फिर उनका यहाँ पे बोलना था कि हिंदू को ये देखना चाहिए कि जो लोगों का प्रोग्रेस और परसेवरेंस बढ़ता जा रहा है, मतलब जो लोग एक्चुअल में प्रोग्रेस कर रहे हैं लाइफ में, उनकी क्या मोरालिटी है, क्या फेथ है और क्या एटीट्यूड है। तो इन शॉर्ट अगर आप देखो कि आज जो कंट्री डेवलप कर रही है वो किन बातों में मानती है, उनकी मॉरल वैल्यूज क्या है, उनको हमें फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत सदियों से हम कुछ मानते जा रहे हैं तो हम आज भी उन्हीं को ही मानते चलेंगे। आप ये देखो कि प्रोग्रेस के लिए क्या जरूरी है, जो लोग वाकई में प्रोग्रेस करते हैं किस तरह के बिलीफ सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं, वैसे ही आपको भी अडॉप्ट करना चाहिए। देन उसके बाद उनका ये मानना था कि जो हिंदुइज्म है उसमें लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, फ्रेटर्निटी होनी चाहिए। तो हिंदू कस्टम्स में अगर ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, कोई भी आप जो ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हो वो इक्वलिटी के खिलाफ है, तो उसे मॉडिफाई करो, उसे चेंज कर दो आप। देन फिर उन्होंने कहा था कि हिंदू को ये मान लेना चाहिए, उन्हें समझ में आना चाहिए कि वर्ल्ड में कुछ भी फिक्स या एटर्नल नहीं है, चेंज इज द रूल ऑफ लाइफ। तो परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जब भी कुछ चीजें बनी थी वो बिगड़ेंगी, तो जो एक रूल था उसे मॉडिफाई होना जरूरी है। तो लाइफ टाइम के लिए एज इट इज कुछ भी नहीं होता है, तो फिक्स कुछ भी नहीं है, नथिंग इज परमानेंट। तो हमेशा ही चेंजेस इंट्रोड्यूस होते रहेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। फिर उनके कुछ व्यूज थे, उन्होंने उनके कुछ कंपोजिशन थे, उन्होंने कुछ किताबें लिखी थी। तो पहले तो हम बात करते हैं कि वो बहुत ही टैलेंटेड और एग्रेसिव राइटर थे और थिंकर थे। एग्रेसिव राइटर का मतलब होता है कि जो नाप तोल के या फिर ऐसे बहुत सोच समझ के ऐसे नहीं बोलते या फिर शुगर कोट करके नहीं बोलते। उनके मन में जो आता है वो बिना डरे बेखौफ होकर सारी चीजें बातें उन्होंने सामने रखी थी। चाहे उनको हिंदुइज्म के खिलाफ भी बोला था,
तो उन्होंने बोला, जो चीज़ें उनको गलत लगती थी उन्होंने गलत बोली, जो सही लगती थी उन्हें प्रमोट किया। उन्हें कुल मिला के 6 इंडिया की लैंग्वेजेस और 4 फॉरेन लैंग्वेजेस आती थी, तो उनको 10 लैंग्वेजेस में उनकी नॉलेज स्ट्रॉन्ग थी, जिसमें आपकी आती है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मराठी, गुजराती, पाली। तो हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मराठी, गुजराती, पाली, ये 6 लैंग्वेजेस हैं जो इंडियन लैंग्वेजेस उन्हें आती थी। इसके अलावा जर्मन, पर्शियन, फ्रेंच, बंगाली लैंग्वेज, देन जर्मन, फ्रेंच, पर्शियन और बंगाली लैंग्वेज, ये 4 फॉरेन कंट्रीज की लैंग्वेज भी उन्हें आती थी। फिर उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी थी इकोनॉमिक्स पर। इकोनॉमिक्स पर तो हमने लिखा प्रॉब्लम ऑफ रुपी। इसके अलावा क्योंकि वो एक बहुत अच्छे जूरिस्ट थे, लॉ एक्सपर्ट थे, उन्होंने लॉ के ऊपर भी किताब लिखी थी। सोसाइटी को रिफॉर्म करने की बात कहती थी तो सोसाइटी पर भी एक किताब लिखी होगी ना, उनके बिना इंडिया सोसाइटी इनकम्प्लीट है, तो हिस्ट्री पर भी, या इंडियन हिस्ट्री जो है वो इनकम्प्लीट है, तो उन्होंने हिस्ट्री पर भी एक किताब लिखी। रिलीजन को मॉडिफाई करने, हिंदुइज्म पर भी काफ़ी सारे थॉट्स थे, और साथ ही एंथ्रोपोलॉजी, कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है ह्यूमंस का, इन सब पे उन्होंने कुछ किताबें लिखी थी। तो इकोनॉमिक्स पे लिखी थी, देन लॉ पे लिखी थी, सोसाइटी पर, हिस्ट्री पर, रिलीजन पे और एंथ्रोलॉजी। उनकी कुछ मेन बुक्स में है, पहला हु वर द शूद्रास, शूद्र कौन थे, द बुद्ध एंड हिज धम्म। हमने देखा था 1956 में उन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो किया था और फिर उसी साल दिसंबर में उनकी डेथ हो गई थी। तो उन्होंने किताब बुद्ध जी पर भी लिखी थी, तो द बुद्ध एंड हिज धम्म। थॉट ऑन पाकिस्तान, जो पार्टीशन हुआ था उसके बारे में उन्होंने कुछ लिखा था। द अनटचेबल्स, मेहर कास्ट से बिलोंग करते थे, उनको कई सारे जिसकी वजह से उनको कई सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, तो उस पर भी उन्होंने लिखा था। फिर आता है फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, गांधी एंड गांधीज्म। तो हु वर शूद्रास, द बुद्ध एंड हिज धम्म, द थॉट ऑन पाकिस्तान, द अनटचेबल्स, फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, गांधी एंड गांधीज्म। फिर हम बात करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो हिंदू कोड बिल 1995 में पास किया था, 1955 में पास किया था, इट्स नॉट 1995, तब तक उनकी डेथ हो गई थी। 1955 में पास किया था, उसमें क्या लिखा हुआ था ना, 1955, ये जो हमने हिंदू कोड बिल है ये हमने प्रीवियस पार्ट में भी कवर किया था थोड़ा बहुत, अभी डिटेल से देखते हैं। उन्होंने हिंदू कोड बिल 1955 में जो पास किया था, वो लाया क्यों गया था, ताकि विमेन का अपलिफ्टमेंट किया जा सके, उनको कुछ बेसिक राइट्स प्रोवाइड किए जा सके, इन द डाइवोर्स, इन मैरिज, इन प्रॉपर्टी, इन एडॉप्शन, इन सारे मुद्दों के रिगार्डिंग उनको राइट्स देने के लिए हिंदू कोड बिल लाया गया था, जिसमें उन्होंने बात की थी कि हिंदुइज्म में या हिंदू जो लॉज है उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस होने चाहिए, पर ये पास नहीं हो पाया था। तो हमारे कंट्री के पहले लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने क्या लाया, हिंदू कोड बिल लाए थे। ओके, नाउ इसमें क्या क्या मेन इसके फीचर्स थे, तो पहला, राइट ऑफ वेमेन टू गेट डाइवोर्स। तो अगर कोई वेमेन ने शादी करने के बाद उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, उसको नहीं पसंद आ रही है वो फैमिली, या कुछ भी उनको मेजर प्रॉब्लम्स हैं, तो डाइवोर्स लेने का राइट उनके पास होना चाहिए। देन देयर विल बी द राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। तो हम पहले क्या होता था कि अगर आपके जो फादर हैं तो उनकी प्रॉपर्टी का जो हिस्सा होता था वो सिर्फ बेटों के नाम किया जाता था, बेटियों के नाम नहीं। तो उन्होंने बैक देन उन्होंने तब बात की थी कि हिंदू कोड बिल में क्या होना चाहिए, फीमेल्स को भी राइट्स मिलने चाहिए। देन उन्होंने किया था कि एक आदमी अपनी एक वाइफ के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता है। उन्होंने अपोज किया था, एक प्रोविजन लाया था कि एक आदमी को अगर एक ही शादी करनी है, जब तक उसकी फर्स्ट वाइफ जिंदा है तब तक उनको सेकेंड मैरिज नहीं अलाउ होनी चाहिए। देन इंटरकास्ट मैरिज को अलाउ करवाने की बात की थी कि राइट होना चाहिए कि अगर आपको कास्ट के बाहर जाके भी शादी करनी है तो आप कर सकते हो। देन एडॉप्शन राइट्स, अडॉप्ट करना है बच्चे को तो उसके कुछ राइट्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया था। और इसके अलावा वो डाउरी के खिलाफ बात करते थे, पर स्त्री धन को वो प्रमोट किया करते थे। स्त्री धन मतलब उनकी जब शादी होती है तो उनको कुछ ज्वेलरीज वगैरह दी जाती हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी कुछ प्रॉब्लम हो सके तो वो अपना ज्वेलरीज को बेचकर अपना कुछ सर्वाइवल कर सके, तो स्त्री धन के वो प्रमोट में थे। ओके, ठीक है, तो ये भी कुछ मेन फीचर्स थे जो कि हिंदू कोड बिल में लिखे गए थे, लेकिन अगेन ये पास नहीं हुआ, ये फेल हो गया, तो उसके बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया एज अ लॉ मिनिस्टर। और रिजाइन करने के बाद फिर उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया था और उसी साल उनकी डेथ हो गई थी। ओके, नाउ
ये अगेन 1955 है। यहाँ पर हम बात करते हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन। ये अम्बेडकर्स हिंदू कोड बिल नहीं है, गलती से ही हेडिंग लिख गई है, यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा कंट्रीब्यूशन इन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। संविधान लिखने पे उनका क्या कंट्रीब्यूशन था। ओके, तो एज अ ज्यूरिस्ट, एज अ लॉ एक्सपर्ट, अंबेडकर जी हमारे इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर भी थे। इसके अलावा हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे और इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले कैबिनेट मेंबर भी थे। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जुलाई 1946 मतलब आज़ादी से पहले उन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनाया गया था। इसके बाद उन्होंने 60 कंट्रीज के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और उसके बाद उन्होंने कमेटी बनाई, दैट इज ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें 7 लोग थे। और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? यही डॉक्टर अंबेडकर जी। ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनी कब थी? तो 29 अगस्त 1947। तो जिस महीने में हमें आज़ादी मिली थी, जिस साल हमें आज़ादी मिली थी, उसके कुछ दिन बाद ही, एक्चुअली उनके 14 दिन के बाद ही ये ड्राफ्टिंग कमेटी बन गई थी। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे, जिसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर अंबेडकर जी। उनको अगेन उनके क्या बिलीव करते थे कि डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सोसाइटी में जस्टिस प्रमोट करनी है, इक्वालिटी लानी है, इक्वालिटेरियन सोसाइटी बनानी है, तो डेमोक्रेसी होनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की थी, जो हम अभी पढ़ के आ ही रहे हैं, लास्ट पार्ट में भी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा वो मानते थे कि इक्वालिटी और फ्रीडम इज इनएविटेबल, ये तो होना ही चाहिए, तो मेन चीजें हैं, इसके बिना तो आप सर्वाइव कर ही नहीं सकते। इसके अलावा वो चाहते थे कि कास्ट लेस, क्लास लेस, डिस्क्रिमिनेशन फ्री और अनटचेबिलिटी फ्री सोसाइटी बननी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी तरीके के कास्ट को, क्लास को, डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने काफी सारे तरह के राइट्स दिए थे, दैट इज नोन एज फंडामेंटल राइट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। और उन राइट्स को प्रमोट करने के लिए उन्होंने एक आर्टिकल 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का भी राइट दिया था कि इन केस अगर कोई भी राइट वायोलेट होता है तो आप कहाँ जा सकते हो? डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो उसके खिलाफ केस करने के लिए। ओके, नाउ ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इसे कहा जाता है सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट्स बेसिक राइट्स है जो आपके पास होने चाहिए, और वो राइट अगर स्टेट आपको नहीं दे रहा है, तो आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हो, केस कर सकते हो, दैट टू इन डायरेक्टली इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो आर्टिकल था, आर्टिकल 32, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसलिए इसे क्या बोला गया है? कॉन्स्टिट्यूशन का सोल, जिससे आपके सिविल राइट सारे प्रोटेक्टेड रहते हैं ना। अगर हम कंक्लूड करें तो हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में डॉक्टर अंबेडकर जी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। ठीक है, रिगार्डिंग उसके अलावा भी इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में अपना रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। सोसाइटी में रिफॉर्म लाने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। हिंदू लॉ भले पास नहीं हो पाया, पर फिर भी इन्होंने वुमेन वेलफेयर के बारे में सोचा। दलित को अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने काफी सारी बातें करी, काफी सारे प्रपोजल्स रखे। तो उन्होंने दलित के लिए, सोसाइटी के रिफॉर्म के लिए, विमेन के लिए और फ्रीडम के लिए काफी सारा काम किया, अपार्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से तो उनको जाना ही जाता है, लेकिन इसके अलावा भी दलित, सोसाइटी, विमेन, फ्रीडम, इन सारी चीजों में इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। इसीलिए उनको पॉर्थ्यूमसली, मतलब मरने के बाद, मरणोपरांत, भारत रत्न, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उससे उनको अवार्ड या सम्मानित किया गया। और ये कब किया गया? 1990 में। उनकी डेथ कब हुई थी? 1956 में। और उन्हें ये अवार्ड दिया गया था पॉस्थुमसली, मतलब मरने के बाद। नाउ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर हम देखें तो उनका नाम क्या था? भीमराव रामजी अंबेडकर। इनका बर्थ कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। कैसे याद रखा था? भीम अकेला ही 4 को के बराबर थे। इसके अलावा अंबेडकर से हो गया था अप्रैल, और अंबेडकर अप्रैल में कितने का फर्क है? 18-19 का फर्क है। तो 1891। कहाँ थे? लोकेशन मऊ, एमपी के मऊ एरिया में इनका बर्थ हुआ था। पापा जी का नाम था रामजी मालोजी सकपाल। माता जी का नाम था भीमाबाई सकपाल। इनकी वाइफ 2 थी। पहली वाइफ थी रामाबाई। रामाबाई की डेथ हो गई थी 1935 में। तो उसके बाद इन्होंने फिर सेकेंड मैरिज की थी सविता। ठीक है, तो 2 वाइफ्स थी। एक साथ 2 वाइफ्स नहीं थी, है ना, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्टिव लगता है, क्योंकि पहले तो वो खुद ही बात कर रहे थे कि एक मैन 2 शादियां नहीं कर सकते, पर उन्होंने खुद ही 2 शादियां की थी। तो वो ऐसा था कि पहले उन्होंने शादी की रामाबाई से,
फिर उनकी डेथ हो गई, तो कुछ सालों के बाद फिर उन्होंने सविता जी से शादी की। इनके निकनेम क्या है? तो इनको बाबा साहेब, इनको संविधान निर्माता या संविधान शिल्पी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से बुलाया जाता है। इसके अलावा इन्हें आधुनिक युग का मनु भी कहा जाता है। ठीक है, विधिवेता। ना उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिया है, जिसमें पहला स्टेटमेंट था लाइफ शुड बी ग्रेट नॉट लॉन्ग, तो जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए। फिर है सेकंड, वी आर इंडियंस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, हम सबसे पहले इंडियंस हैं, तो कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, हिंदू, मुस्लिम, ये सब होने से पहले हम क्या है? भारतीय हैं। तीसरा, बी एजुकेटेड स्टे ऑर्गेनाइज्ड डू स्ट्रगल, मेहनत करो, हिम्मत करो, ऑर्गेनाइज्ड रहो और पढ़े लिखे बनो। फिर नॉलेज इज द बेस ऑफ एवरी पर्सनस लाइफ, तो किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे मेन बेसिक फंडामेंटल जो है वो क्या है? उसकी नॉलेज है। उन्होंने कुछ किताबें लिखी थी जो अभी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हु वर द शूद्रास, द बुद्ध एंड हिज धम्म, थॉट्स ऑन पाकिस्तान, द अनटचेबल, फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, गांधी एंड गांधीज्म। इसके अलावा उनकी डेथ कब हुई थी? तो 6 दिसंबर 1956 को। उन्होंने बुद्धिज्म भी कब अडॉप्ट किया था? 1956 को। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और कोई भी कंप्लेंट्स हो, कुछ भी सजेशंस हो, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। थैंक यू।